Hello everyone, this is lecture number 4 of Polity section, and overall this will be the 15th lecture of test series of prelims examination 2025. Okay, so let's begin the first question today. So पहला क्वेश्चन कह रहा है which of the following statements is incorrect regarding the ग्राम न्यायालयाज. फर्स्ट ऑप्शन है इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर न्यायाधिकारी शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है न्यायाधिकारी को जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. न्यायाधिकारी कैन बी एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि प्लेजर ऑफ द गवर्नर नहीं होगा. ठीक है, वो ऑटोनॉमी होगी. न्यायाधिकारी की एक बार अपॉइंट हो गया उसके बाद जो है उसे रिमूव नहीं किया जा सकता. ठीक है, उसके पास पावर होती है एज अ जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है. स्टेटमेंट ऑप्शन थर्ड है द ग्राम न्यायालय शैल ट्राई क्रिमिनल केसेस सिविल सूट्स क्लेम्स एज वेल एज डिस्प्यूट्स. तो ये करेक्ट हो जाएगा. द ग्राम न्यायालय शैल बी अ मोबाइल कोर्ट एंड शैल एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ बोथ क्रिमिनल एज वेल एज सिविल कोर्ट्स. तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. हमारा जो इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पर इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्बन लोकल बॉडीज. स्टेटमेंट फर्स्ट है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 आइडेंटिफाइज 18 लोकल लेवल फंक्शंस to be devolved to municipalities including planning for economic and social development, regulation of land, construction of buildings, urban planning and public health. तो ये जो फीचर्स हैं वो अंडर 18 लोकल फंक्शंस जो 74th या फिर म्यूनिसिपलिटीज़ के अंडर में आते हैं वो ये सारे फंक्शन आते हैं. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट सेकेंड है सिंस द इनैक्टमेंट ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इलेक्शंस टू अर्बन लोकल बॉडीज इज हेल्ड वंस इन एवरी 5 years इन ऑल स्टेट्स. ऑल स्टेट्स कह रहा है इन इंडिया में. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सभी स्टेट में सिंस जब से इनैक्ट हुआ 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तब से यहाँ पर कह रहा है कि सभी स्टेट्स में एवरी 5 years में इलेक्शन हो रहे हैं. ठीक है. तो ये गलत हो जाएगा. यहाँ पर सारे स्टेट्स में नहीं होगा क्योंकि फ्यू ऑफ द स्टेट्स में होता है. ठीक है. तो स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. स्टेटमेंट 3 है एज पर द अमेंडेड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1888 मेयर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इन ऑल स्टेट्स. देखो ऑल स्टेट्स में मेयर को डायरेक्टली इलेक्टेड करते हैं सिंस 1888 जब से ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1888 बना है. ठीक है. तो यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड हो जाएगा ये मतलब स्टेटमेंट जो कि 1884 में डायरेक्टली इलेक्टेड. यहाँ पर 1892 में तो इलेक्शन का कंसेप्ट आया था. ठीक है. 1892 में इलेक्शन का कंसेप्ट यहाँ पर डाला गया था. ठीक है. चार्टर एक्ट ऑफ 1892 में. ठीक है. तो 1888 में डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होगा, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता था. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ऑल स्टेट कह रहा है. ठीक है. तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा. मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट विल बी करेक्ट. ऑप्शन कौन सा होगा जो कि करेक्ट पूछ रखा है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ठीक है. सोल्यूशन देख लेते हैं. सैलेंट फीचर्स ऑफ द ग्राम न्यायालय एक्ट आर एज फॉलोज. ग्राम न्यायालय शैल बी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर न्यायाधिकारी shall be appointed by the state government in consultation with the high court. ग्राम न्यायालय shall be established for every पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल. ठीक है. सभी पंचायत में इंटरमीडिएट लेवल पर जैसे ब्लॉक लेवल पर. ठीक है. पंचायत लेवल पर नहीं, ब्लॉक लेवल पर इस्टेब्लिश किया जाता है ग्राम न्यायालय को. और अ ग्रुप ऑफ कंटिग्यूअस पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल इन अ डिस्ट्रिक्ट और वेयर देयर इज नो पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल इन एनी स्टेट फॉर अ ग्रुप ऑफ कंटिग्यूअस पंचायत. ठीक है. The न्यायाधिकारी who will preside over these gram न्यायालयास are strictly judicial officers and will be drawing the same salary, deriving the same powers as first class magistrates working under high courts. ठीक है. तो इसके कंसल्टेशन हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से न्यायाधिकारी को अपॉइंट किया जाता है. ग्राम न्यायालय shall be a mobile court and shall exercise the powers of both criminal as well as civil court. तो ये याद रखना. ठीक है. सेकेंड का सॉल्यूशन है इन सम स्टेट्स इलेक्शंस टू अर्बन लोकल बॉडीज हैव नॉट बीन हेल्ड फॉर ईयर्स. ठीक है. डिफीटिंग द लॉफ्टी गोल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस. द आइडिया ऑफ गिविंग मोर अथॉरिटी टू द थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस हैज सफर्ड सीरियस स्टंटिंग in spite of the 74th Constitutional Amendment Act of
1992 identifying 18 local level functions to be devolved, including planning for economic and social development, regulation of land, construction of buildings, urban planning and public health. Only in some states mayors are directly elected by the people. सभी स्टेट में नहीं डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आई स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस इन अ म्यूनिसिपलिटी। कौन से मतलब स्टेट लेजिस्लेचर कौन से पर्सन को म्यूनिसिपल बॉडी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है मेंबर ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट कंप्राइज होली और पार्टली द म्यूनिसिपल एरिया, दिस विल बी करेक्ट। जो कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं म्यूनिसिपलिटी में, ठीक है। टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स लिविंग विद इन द म्यूनिसिपल एरिया, टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स यहाँ पर कोई मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड है पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 1 and 3 करेक्ट आंसर पूछ रखा है, तो 1 and 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है विद रेफरेंस टू द कैंटनमेंट बोर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। देखो कैंटनमेंट बोर्ड क्या होता है, जैसे मान लो कि एक सिटी है, ठीक है, अर्बन एरिया है, और अर्बन एरिया के बाहर साइड में एक कैंटनमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाता है, और ये कैंटनमेंट बोर्ड के मतलब कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि ये कैंटनमेंट बोर्ड जो इस्टेब्लिश किया जाता है किसके पर्पज़ से किया जाता है कि सिविलियन पॉपुलेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होता है एक कैंटनमेंट एरिया में, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ इस्टेब्लिश्ड फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटनमेंट एरिया, दिस विल बी करेक्ट। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, देखो मैंने बताया ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है, करेक्ट आंसर पूछ रखा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये है इसके सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। द प्रोविजन इज मेड टू ऑगमेंट म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द म्यूनिसिपलिटी मे इंक्लूड पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द म्यूनिसिपलिटी, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट कंप्राइज होली और पार्टली द म्यूनिसिपल एरिया, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रजिस्टर्ड एज इलेक्टर्स विद इन द म्यूनिसिपल एरिया, जो म्यूनिसिपल एरिया के मतलब विद इन म्यूनिसिपल एरिया में जो इलेक्टर्स होंगे कौन, राज्यसभा मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। चेयरपर्सन्स ऑफ कमिटीज़ अदर दैन वार्ड कमिटीज़ के मेंबर्स यहाँ पर नहीं होंगे, कमिटीज़ के जो चेयरमैन होंगे वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। कैंटनमेंट बोर्ड इज established for municipal administration for civilian population in the cantonment area. It is set up under the provisions of the Cantonments Act of 2006. Cantonment Act 2006 के प्रोविजंस में दिया गया है कि एक लेजिस्लेशन इनैक्ट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का क्या मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाया गया था, जब 18 यहाँ पर 13 लाया गया तो जो मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, वो ख़त्म हो गई थी। केवल और केवल यहाँ पर क्या हो गया, मतलब यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पर अदर जो सभी यूरोपियन जो कंपनीज थी उन्हें अलाउ किया गया कि आप भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मोनोपोली किसमें थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ओनली एंड ओनली ट्रेड विद इंडिया और ट्रेड विद टी विद चाइना, ठीक है। तो टी में जो चाइना के साथ ट्रेड था और इंडिया के साथ ट्रेड था वो यहाँ पर मोनोपोली बना रखा था, बाकी ऑल ओवर जो रीजन था उसमें मोनोपोली ख़त्म हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया था, करेक्ट हो जाएगा। इट अथोराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स, देखो लोकल गवर्नमेंट्स
में ये अथराइज किया था कि लोकल गवर्नमेंट में पर्सनस के ऊपर भी टैक्सेस को इम्पोज किया जाए, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। देखो, जब कमर्शियल बॉडी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कब खत्म किया गया? 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में यहाँ पर खत्म किया गया, ना कि अंडर 1813 में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जो कि करेक्ट आंसर पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट किस में मेंशन है? ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 या फिर किसी कन्वीनियंस में भी नहीं मेंशन है। ठीक है। और ये डिसाइड करते हैं कौन? ये डिसाइड करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं, मतलब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। वो बताते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, क्या हो सकता है। ठीक है। तो मेनली यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ पर डिसाइड करते हैं। ठीक है। चलते हैं स्टेटमेंट में। द वर्ड ऑफिस हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। दिस विल बी करेक्ट। अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। तो कोई भी मतलब स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पर वायलेशन करते हुए पकड़ा गया, मतलब या फिर कोई भी हो, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा उसका। ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, जो कि करेक्ट आंसर पूछ रखा है। तो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, ये यहाँ पर सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं। द फीचर्स ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वर एज फॉलोज। It abolished the trade monopoly of the company in India, that is the Indian trade was thrown open to all British merchants। मतलब सभी ब्रिटिश मर्चेंट्स को ओपन कर दिया गया था, वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। It asserted the sovereignty of the British crown over the company's territories in India। मतलब ब्रिटिश क्राउन की जो सॉवरेंटी थी ये असर्ट कर दिया था कि यहाँ पर कंपनीज की जो टेरिटरीज थी वो वहाँ पर मतलब ओवर कंपनीज टेरिटरीज, जो कंपनीज के टेरिटरीज के ऊपर ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पर सॉवरेंटी को असर्ट कर दिया था, मतलब ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी यहाँ पर इम्पोज कर दी गई थी। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनलाइटनिंग द पीपल। ठीक है। मतलब अपने रिलीजन को स्प्रेड कर दें यहाँ पर इंडिया में। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है। जैसे 1 लाख फॉर द फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर डिवॉल्व किया गया था, मतलब दिया गया था इंडिया को कि जो एजुकेशन है उसे इम्प्रूव किया जाए। ठीक है। तो इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। इट ऑथराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन्स फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। ठीक है। जो भी टैक्सेस को पे नहीं करेगा उसे पनिश करने के इसमें प्रोविजन डाल दिया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। ये यहाँ पर याद रखना। ठीक है। विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन का मतलब अंडरस्टैंड करना है और सॉल्व करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। द वर्ड ऑफिस हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स। देखो, आर्टिकल जरूर याद रखना कि 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड 191 ये है पार्लियामेंट के लिए, ये है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है। जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एन MP और MLA इज बार्ड फ्रॉम द होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज इट कैन पुट देम इन अ पोजिशन टू गेन ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। ठीक है। अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 2, होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। ओके। A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any state other than an office declared by the Parliament by law not to disqualify its holder, says the law. Holding an office under the central or state government to which some pay, salary, emolument, remuneration or non-compensatory allowance is attached is होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये चीज़ यहाँ पर ले रहे हैं तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का वायलेशन होगा फॉर द पर्पज ऑफ द आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। अ पर्सन हु एक्वायर्स अ कॉन्ट्रैक्ट और लाइसेंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट टू परफॉर्म फंक्शंस। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर लाइसेंस लेता है गवर्नमेंट से फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो कि गवर्नमेंट वुड हैव इट्स डिस्चार्ज
जो कि गवर्नमेंट डिस्चार्ज करेगी तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जुरिडिक्शन से बाहर होगा, ठीक है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। यहाँ पर राज्यसभा का ऑफिशियल जो मतलब टर्म है, राज्यसभा का टर्म कितना है, 6 ईयर, ठीक है, 6 ईयर है। और एवरी 2 ईयर में यहाँ पर मतलब रिमूव कर दिए जाएंगे, मतलब 1/3 मेंबर्स को, ठीक है, 1/3 मेंबर को रिमूव कर दिए जाएंगे और फिर उन्हें दूसरे को इलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना 6 ईयर के लिए है, जो कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि ये जो है 6 ईयर्स के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एक कन्वीनियंस है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। यस, जब नेशनल इमरजेंसी होती है, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगी तो यहाँ पर 1 ईयर एट ए टाइम इंक्रीज कर दी जाती है, एक्सटेंड कर दी जाती है लोकसभा का टर्म, ठीक है। और फॉर द मतलब नॉट फॉर एनी टाइम लिमिट, ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि कितने साल तक बढ़ाई जा सके, लेकिन एक मतलब वहाँ पर डेजिग्नेशन मतलब एक डिसीजन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है कि 6 ईयर्स के बाद वहाँ पर एक्सटेंड नहीं की जा सकती। जब यहाँ सीज टू ऑपरेट मतलब इमरजेंसी जब सीज कर दी जाती है ऑपरेट करने में, तो यहाँ 6 मंथ से ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर सकती, ठीक है, तो इसका ये मतलब है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द प्रीसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। मतलब जो 10th शेड्यूल के अंदर जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होंगे वो मेंशन मतलब डिसाइड कौन करेगा, प्रीसाइडिंग ऑफिसर, मतलब लोकसभा इन केस ऑफ लोकसभा द स्पीकर एंड इन केस ऑफ राज्यसभा द चेयरमैन, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। क्वेश्चन में जो आंसर पूछ रखा है वो इनकरेक्ट पूछ रखा है, तो डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ सारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन इंडिया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और प्रोटेक्शन है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया में मतलब ये रिप्रेजेंट करता है, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देता है, तो कौन सा है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 का सोल्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लेफ्ट इट टू द पार्लियामेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पार्लियामेंट के ऊपर यहाँ पर दिया गया है कि मेंबर ऑफ राज्यसभा का टर्म कितना होगा। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइडेड दैट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा शैल बी 6 ईयर्स, ठीक है, 6 ईयर्स होंगे और वो RPA 1951 में मेंशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। कोई लेंथ मतलब कोई डिसीजन नहीं है, लिमिट नहीं है कि कितने लेंथ ऑफ टाइम तक बढ़ाया जा सकता है, एट ए टाइम 1 ईयर, ठीक है। हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ टू बी सीज टू बी ऑपरेट। जब सीज हो जाएगी तो उसके 6 महीने बाद तक मतलब 6 महीने के बाद यहाँ पर ऑपरेट नहीं करेगी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन केस ऑफ द राज्यसभा एंड स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 ये देता है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस और प्रोटेक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये है आर्टिकल 19, ठीक है, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए मतलब क्लॉज ए सब क्लॉज सी, ठीक है, यहाँ दिया है सी में, जो 19 क्लॉज सी में दिया है कॉपरेशन, ठीक है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 43B जो कि ये मतलब कौन से उसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 43B जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रमोशन के लिए मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन के लिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर्टिकल 243ZH टू 243ZT जो कि लोकल गवर्नेंस के लिए है, ठीक है, लोकल के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 19 में मेंशन है प्रेशर ग्रुप्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज सी, ठीक है, सब क्लॉज सी में क्या दिया है, कॉपरेशन,
तो यहाँ पर प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। स्टेटमेंट फर्स्ट विल बी रॉन्ग। नो प्रेशर ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड इन इंडिया बेस्ड ओनली ऑन द रिलीजन और कास्ट। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रिलीजन और कास्ट पर बेस्ड बहुत सारे हमारे यहाँ प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं, क्रिएट हैं। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्या यह हैबियस कॉर्पस प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है? यस, दिस विल बी करेक्ट। द रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जो मैंडेमस होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और जो लेजिस्लेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और यहाँ पर जो क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता। ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड है द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। नहीं, ये ओनली एंड ओनली किसके, क्वासी जुडिशियल एंड जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट पूछा है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देखो 9 का जो सोल्यूशन है, अ प्रेशर ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। देयर इज नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग प्रेशर ग्रुप। कोई एक्सप्लिसिट मतलब कोई ओपन यहाँ पर प्रोविजंस नहीं है प्रेशर ग्रुप के रिगार्डिंग, बट दीज ग्रुप्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 19 जो कि कोऑपरेशन में है, टू फॉर्म कोऑपरेशन। ठीक है, विच गिव्स सिटीजन्स द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स exist in India. They can be broadly divided into following categories like business groups, trade unions, agrarian groups, professional associations, religious organizations, tribal organizations, linguistic groups, caste groups, ideology based groups, student organization और anomic groups. ठीक है, pressure groups based on the religion play an important role in Indian politics. They represent narrow communal interest. They include राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, एसोसिएशन ऑफ रोमन कैथोलिक्स एंड स्वान। ठीक है, ये रिलीजियस बेस्ड ग्रुप्स हैं। देयर आर वेरियस कास्ट बेस्ड ग्रुप्स इन इंडिया, इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, सेवरल अदर स्टेट्स। तो रिलीजियस एंड कास्ट ग्रुप बेस्ड बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर क्रिएटेड हैं इंडिया में। ठीक है, 10th का सोल्यूशन है द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। द रिट ऑन द अदर हैंड इज नॉट इशूड वेयर द डिटेंशन इज लॉफुल। कोई भी अगर डिटेंशन लॉफुल है तो यहाँ पर किसी के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता हैबियस कॉर्पस। ठीक है, द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। Detention is by a competent court and detention is outside the jurisdiction of the court. The writ of mandamus cannot be issued against a private individual or body. ये केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जो जुडिशरी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। To enforce departmental instruction that does not possess statutory force when the duty is discretionary and not mandatory. To enforce a contractual obligation against the president of India or the state governors. इनके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता। Against the Chief Justice of a High Court acting in judicial capacity. The writ of prohibition can be issued only against judicial and quasi-judicial authorities. ठीक है, इट इज़ नॉट अवेलेबल मतलब कौन सा प्रोहिबिशन, इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। प्रोहिबिशन केवल और केवल जुडिशियल एंड क्वाजा जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। मतलब किसके अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता प्रोहिबिशन? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज़। देखो यहाँ पर जो है हम एक देख लेते हैं यहाँ पर इसका ब्रीफ। ठीक है, हैबियस कॉर्पस इसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन कॉज एनी पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड और इम्प्रिजन। मतलब कोई भी पर्सन अगर डिटेन किया गया है या फिर इम्प्रिजन है फिजिकली, उसे लाया जाता है कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट एग्जामिन करती है पर्सन की कि ये डिटेंशन जो है लॉफुल है या नहीं है। ठीक है, और कोई अगर लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है ऑफ हिज डिटेंशन ही कैन बी सेट फ्री। तो अगर कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है उसके डिटेंशन में तो उसको लीगल फ्री कर दिया जाएगा, सेट फ्री मतलब फ्री कर दिया जाएगा। इट कैन बी कौन सा हैबियस कॉर्पस जो इशू किया जाता है किसके अगेंस्ट? पब्लिक अथॉरिटीज़ या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दोनों के मतलब अगेंस्ट। ठीक है, और मैंडेमस इसका मतलब है वी कमांड। द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर्स टू अ पर्सन, कॉर्पोरेशन, लोअर कोर्ट, पब्लिक अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक ड्यूटीज़।
तो ये इशू नहीं किया जा सकता अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी टू फोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, इनके अगेंस्ट लॉन्च नहीं मतलब इशू नहीं किया जा सकता। एंड अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन, मतलब कि कोई भी लोअर कोर्ट की जुरिडिक्शन अपने जुरिडिक्शन से बाहर ना जा सके, इसके लिए प्रोहिबिशन इशू किया जाता है बाय द हायर कोर्ट। और असर्पिंग जस्टिफिकेशन जुरिडिक्शन दैट इट डज नॉट पजेस, ये किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है? जुडिशियल एंड क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट। ठीक है, सर्सियोररी है, इसका मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन केस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर्सियोररी का मतलब ये है कि जब कोर्ट में लोअर कोर्ट में बर्डन ज़्यादा हो जाता है तो हायर कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है कि लोअर कोर्ट के जितने भी केसेस हैं, मतलब नंबर ऑफ बर्डन केसेस हैं, वो ट्रांसफ़र करे हायर कोर्ट में ताकि एक इजी सोल्यूशन मिल सके, मतलब जल्दी सॉल्व किया जा सके। ठीक है, और इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज़। ठीक है, क्वो वारंटों की बात करें तो इसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट इट इज़ इशूड बाय अ कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, मतलब कोई भी पर्सन अगर पब्लिक ऑफिस में सिटिंग है तो वो क्या लीगल तरीके से सिटिंग है या फिर इलीगल तरीके से, हेंस इट प्रिवेंट्स इलीगल असर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। ठीक है, इट कैन नॉट बी इशूड इन केसेज ऑफ मिनिस्टीरियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस में ये मेंशन नहीं किया जा सकता, इशू नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 delimitations can be done in constituencies based on figures of 2001 सेंसस। देखो 2001 का 84th अमेंडमेंट एक्ट है कि वो डिलिमिटेशन कैन बी डन इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2001 सेंसस के अनुसार, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो 2001 सेंसस को यहाँ पर कहा था कि डिलिमिटेशंस डन होंगे, करे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन कौन से सेंसस? 2001 सेंसस। बट 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये बोला था कि डिलिमिटेशन जो होंगे वो किस सेंसस के अनुसार होंगे, मतलब बेस्ड ऑन 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू कॉन्स्टिट्यूट डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस, ये तो पार्शियल करेक्ट एंड पार्शियल इनकरेक्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टू कॉन्स्टिट्यूट डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस। 3 मेंबर बॉडी होते हैं, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट के मतलब एक सीनियर मोस्ट जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो चेयर करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन को, और यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है, तो तीनों मेंबर बॉडी यहाँ पर मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड स्टेटमेंट है अ लॉ डीलिंग विद डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन नेवर बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई भी डिसीजन डिलिमिटेशन कमीशन देता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिलिमिट करता है, तो यहाँ पर उसका डिसीजन फाइनल होगा और किसी भी कोर्ट में ये मतलब क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड जो है रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए जो कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखा है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है विद रेफरेंस टू द ऑल इंडिया सर्विसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है द पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बट नॉट द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। देखो, जब पार्लियामेंट है वो क्रिएट कर सकता है ऑल इंडिया सर्विसेज को, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को। ऑल इंडिया सर्विसेज को कैसे क्रिएट करना है कि सबसे पहले जो है राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास होगा, राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहाँ पर रेजोल्यूशन पास होगा। उसके बाद रिकमेंडेशन भेजेगा राज्यसभा किसके पास? लोकसभा के पास, और लोकसभा के पास जब भेजेगा तो पार्लियामेंट, पूरी पार्लियामेंट क्या क्या क्रिएट करेगी? एक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को थ्रू लॉ क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को भी यहाँ पर क्रिएट कर सकती है पार्लियामेंट। स्टेटमेंट 2 है पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज। ये रिक्रूटमेंट करती है और कंडीशन ऑफ सर्विस को प्रेफर करती है पर्सन के। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट सेकंड विल बी करेक्ट। ऑप्शन जो सेकंड मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट था वो रॉन्ग था। ठीक है, स्टेटमेंट 3 है द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस शुड नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज।
मतलब डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की पोस्ट को यहाँ पर अपॉइंट नहीं कर सकती, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। ये भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि करेक्ट आंसर पूछ रखा है। ये है 11th का सोल्यूशन। द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 empowered the government to undertake readjustment of territorial constituencies in states based on 1991 सेंसस, ना कि 2001 सेंसस। ठीक है, 87th, सॉरी मैंने यहाँ बोला था 85th, ठीक है, तो 87th है। 87th Constitutional Amendment Act of 2003 provided for delimitation of constituencies based on 2001 census। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जब डिलिमिटेशन कितने बार मतलब सेटिंग की मतलब कॉन्स्टिट्यूट की गई 4 टाइम्स। ठीक है, ये याद रखना 4 टाइम्स। कौन कौन से टाइम में, मतलब 1952, ठीक है, 1952, 1962, ठीक है, और 1972, और उसके बाद जो है 2002 में। ठीक है, और इसके बाद जो है डिलिमिटेशन कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, और जब सेंसस आएगा 2026 में यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो ये 5th होगा। तो 4th जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किए जा चुके हैं, इनेक्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1952 में इनेक्ट किया गया था, और पहली कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर 1952 में सेटिंग की गई थी। कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट वर्क्स इन कोलाबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, according to the constitution of India, the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies cannot be questioned in any court. Consequently, orders issued by delimitation commission become final and cannot be challenged in any court of law। ठीक है, तो ये याद रखना, किसी भी कोर्ट में डिलिमिटेशन के डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये 12 का सोल्यूशन है। ऑल इंडिया सर्विसेज के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 312, देखो जो आर्टिकल 312 में ये दिया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के रिगार्डिंग यहाँ पर आर्टिकल 12 में दिया है प्रोविजंस। आर्टिकल 312 मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजंस in respect of all India services. The Parliament can create new all India services including an all India judicial services if the Rajya Sabha passes a resolution declaring that it is necessary or expedient in the national interest to do so. Such a resolution in the Rajya Sabha should be supported by 2/3 majority of the members present and voting। ये याद रखना। ठीक है, this power of recommendation is given to the Rajya Sabha to protect the interest of states in the इंडियन फेडरल सिस्टम, ताकि फेडरल सिस्टम यहाँ पर मेंटेन रहे। ठीक है, पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 है फॉर द पर्पस, ठीक है, मतलब क्रिएट करने के लिए ये पर्पस था कि ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया जा सके। The services known at the commencement of the constitution, that is January 26, 1950, यहाँ पर जो सर्विसेज को क्रिएट किया, कमेंसमेंट किया गया था जनवरी 26, 1950 में, एज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज आर डीम्ड टू बी सर्विसेज क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट अंडर दिस प्रोविजन। The All India Judicial Service should not include any post inferior to that of a district court. A law providing for the creation of this service is not to be deemed as an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368। ठीक है, तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद रेफरेंस टू द सूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स consider the following statements. The governors of the states cannot be sued during the term of their office or thereafter। मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर को के अगेंस्ट कोई भी यहाँ पर उसके अगेंस्ट कोई भी सूट नहीं किया जा सकता फॉर एनी एक्ट डन बाय देम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल पावर्स एंड ड्यूटीज। दिस विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। द जुडिशियल ऑफिसर्स इंजॉय इम्यूनिटी। जुडिशियल ऑफिसर्स इंजॉय करते हैं इम्यूनिटी को फ्रॉम एनी लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफिशियल एक्ट्स एंड हेंस कैन नॉट बी सूड। ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सिविल सर्वेंट के भी पास इम्यूनिटी होती है फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन पूछ रखा है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B, जो कि ये रिलेटेड है मतलब ट्राइब्यूनल से। 323A और 323B इनके बीच मतलब क्या डिफरेंसेस है ये पूछ रखा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, while Article 323A
contemplates establishment of tribunals for public service matters only. Public service matters only ये डिफाइन करता है आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B contemplates establishment of tribunals for certain other matters. ये करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। While tribunals under Article 323A can be established both by Parliament and state legislatures, tribunals under Article 323B can be established only by Parliament. देखो ये मतलब अल्टरनेटिव है जो कि आर्टिकल 323A के तहत मतलब केवल और केवल पार्लियामेंट ही यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकती है ट्राइब्यूनल्स को, ठीक है, सर्विस मैटर को, और अदर मतलब जो मैटर्स होंगे वो स्टेट एज वेल एज पार्लियामेंट क्रिएट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 323B। तो करेक्ट आंसर पूछ रखा है, ओनली ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 13 का जो सोल्यूशन है वो है प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स कैन नॉट बी सूड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस और देयर आफ्टर। ऑफिस के टर्म में और उसके बाद भी वो यहाँ पर चैलेंज नहीं किया जा सकते किसी भी केसेस में, ठीक है। और यहाँ पर 2 मंथ नोटिस यहाँ पर दी जा सकती है आफ्टर देयर ऑफिशियल वर्क, ठीक है, फॉर एनी एक्ट डन बाय देम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल पावर्स एंड ड्यूटीज। जुडिशियल ऑफिसर्स enjoy immunity from any liability in respect of their official acts and hence cannot be sued. Under the Constitution, the civil servants are conferred personal immunity from legal liability for official contracts. यहाँ पर कोई official contracts होता है तो यहाँ पर उनको कोई भी मतलब इन्हें immunity मिलेगी और इन्हें कोई भी मतलब इलीगल वर्क नहीं माना जाएगा। दिस मीन्स दैट द सिविल सर्वेंट हु मेड अ कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी इज नॉट पर्सनली लाइबल इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज़ द गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दैट इज लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो होगी, सेंट्रल और स्टेट जो होगी वो लाइबल होगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ना कि सिविल सर्वेंट होगा। 14 का सोल्यूशन है आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B डिफर्स इन द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स। कौन कौन से? आर्टिकल 323A कंटेम्पलेट्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स फॉर पब्लिक सर्विस मैटर्स ओनली, ठीक है, एंड 323B कंटेम्पलेट्स कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स फॉर सर्टेन अदर मैटर्स, ठीक है। और वाइल ट्राइब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323A कैन बी इस्टेब्लिश्ड ओनली बाय पार्लियामेंट, ठीक है, ओनली बाय पार्लियामेंट, लेकिन 323B में पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स फॉलिंग विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। मतलब इनके बीच जो भी पार्लियामेंट के अगेंस्ट पार्लियामेंट के अंडर में जो भी जुरिडिक्शन होंगे और जो भी स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पर उसके मैटर के रेस्पेक्ट में बनाना होगा वो बनाएंगे, ठीक है। और अंडर आर्टिकल 323A ओनली 1 ट्राइब्यूनल फॉर द सेंटर एंड 1 फॉर ईच स्टेट और 2 और मोर स्टेट्स में बी इस्टेब्लिश। मतलब सेंटर के लिए केवल और केवल 1 ट्राइब्यूनल, लेकिन ईच स्टेट या फिर 2 और मोर स्टेट के लिए इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है, अंडर आर्टिकल 323A। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स वेयर एज, मतलब इसमें कोई हायरार्की नहीं होगी। आर्टिकल 323A के तहत अगर कोई भी ट्राइब्यूनल बनाया जाता है तो यहाँ पर हायरार्की नहीं होगी, लेकिन हायरार्की कहाँ होगी? जब आर्टिकल 323B के अदर मैटर के लिए यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगी ट्राइब्यूनल्स तो यहाँ पर हायरार्की होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो कह रहा है द जस्ट सॉली प्रिंसिपल इन इंडियन पॉलिटी इज एसोसिएटेड विद द, तो किससे एसोसिएटेड है? यह है ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। देखो जस्ट सॉली का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका में लागू होता है, अमेरिका में रिप्रेजेंट करते हैं, अमेरिका में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे जस्ट सॉली का मतलब है जैसे ही एक बच्चे का बर्थ होता है उसको मतलब क्या कर देता है, डायरेक्टली ऑटोमेटिक उसे सिटीजनशिप ऑफ यूएसए मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जस्ट सैंग्विन का जो कंसेप्ट है वो इंडिया के सिटीजनशिप से रिलेटेड होता है, जो कि यहाँ पर कोई भी डिसेंट मतलब 5 टाइप के वो होते हैं ना, यहाँ पर 3 तरीके से यहाँ पर ली जा सकती है सिटीजनशिप, ठीक है, और 5 तरीके से यहाँ पर सिटीजनशिप को यहाँ पर ख़त्म की जा सकती है, ठीक है। तो जस्ट सैंग्विन का कंसेप्ट यहाँ पर इंडिया के केस में है, जो कि यहाँ पर जो रिलेटिव्स हैं उनके नाम पर भी यहाँ पर सिटीजनशिप ली जा सकती है। लेकिन केवल और केवल जस्ट सॉली में क्या होता है, जस्ट सॉली प्रिंसिपल के अंदर अमेरिका में केवल और केवल बर्थ के बेस पर वहाँ पर सिटीजनशिप दिया जा सकता है, ली जा सकती है, डायरेक्टली ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा, तो यहाँ पर सोल्यूशन है द जस्ट सॉली प्रिंसिपल इज premised on the automatic grant of citizenship based on the place of birth provided the person is domiciled in India, ठीक है, domiciled in India, place of birth के बेसिस पर, लेकिन जस्ट सैंग्विन यहाँ पर वो होता है, ठीक है।
qualifying it with religious identity was in fact a proposal to ingrain religion into the bedrock of the constitution। ठीक है, तो ये यहाँ आज का लेक्चर। तो ठीक है, यहाँ पर प्लीज़ लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों को के पास रीच कर सके, और ये मुझे केवल और केवल मोटिवेशन दे सके, ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही मतलब एक्टिव रहूँ। सो we will meet in the next lecture. Thank you for watching. Have a great day.